इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको अभी के लिए फिलहाल उतना ही काम करवाऊंगा जिससे हमारा CSET का पेपर बहुत ही तसल्ली से पास हो जाए। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इसका क्या मतलब है, क्यों इसको पढ़ रहे हैं? रूटीन की लाइफ में जब हम लोग कुछ काम करते हैं तो हमें ना बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं। जैसे आपने भी मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने मुझे फीस दी, मुझे तो क्या मतलब एकेडमी को फीस दी और एकेडमी आपको पढ़ाने के लिए लाइबल है ना? तो पहले कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक मीनिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ। ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ। तो इसी को समझना है भाई। क्या लिखा है? ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ, यानी ऐसे एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं जिसे कानून द्वारा लागू करवाया जा सकता है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला चलो ईईटी तो पास हो गया, कल सब लोग है ना CS एग्जीक्यूटिव की फीस लेके आना 80-80 हजार रुपए। तो सब बच्चे फीस लेके आ गए, मान लो मेरे पास 50 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और पैसे लेके मैंने बोला मैं तो नहीं पढ़ाता। तो आधे बच्चे तो सोच रहे होंगे कह के तो देख, नहीं पढ़ाता, पैसे लेके ऐसे कैसे कह देगा, घर से उठा लाएंगे, है ना? तो लीगल बात कर रहे हैं, मतलब गुंडागर्दी नहीं। अगर लीगल बात करें, मैं तुमसे पैसे ले लूं और मैं फिर तुम्हें पढ़ाने से मना कर दूं, तो तुम क्या कर सकते हो? कोर्ट में केस कर सकते हो। किस बात के लिए केस कर सकते हो? क्योंकि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप मुझे फीस दोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा बदले में। यही बात है ना? तो सबसे पहले हमें सीखना क्या है कि एग्रीमेंट क्या होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। ठीक है, कितने बच्चे पहली बार कर रहे हैं इस चीज को, जो बिल्कुल पहली बार सीख रहे हैं ये वाली बात? तुम्हें आता है पहले से? हाँ तो बताओ ना, पहली बार सीख रहे हैं, हैंड रेज करना है एक बार, जो बच्चे पहली बार सीख रहे हैं। ओके, ठीक है। सुनो, एग्रीमेंट कैसे बनता है। एक बंदा होता है जिसका नाम होता है ऑफरर। बना लेते हैं एक फोटो, ठीक है? इसका नाम है टिल्लू। और एक बंदा होता है ओफरी, ये है चिल्लू। ठीक है, तो ऑफरर क्या करता है, इसके पास एक ऑफर भेजता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं ऑफरर हूं, मैंने इससे पूछा क्या तुम ये फोन 50,000 रुपए में खरीदोगे? तो मैंने इसको ऑफर किया। ठीक है, अब ये मैं कौन हूं? ऑफरर। और ये कौन हो गया? ऑफरी। तो ऑफरर कौन पर्सन है? जो ऑफर करता है। ऑफरी कौन पर्सन है? जिसको ऑफर किया गया। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये क्या कर देगा, मना कर देगा, ना सर मेरे को तो नहीं लेना 50,000 में, तो बात यहीं पे खत्म होगी, ऑफर भी खत्म हो गया। या ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, हाँ ठीक है सर मैं खरीद लूंगा 50,000 में। ठीक है, तो अगर ये क्या कर देता है, एक्सेप्टेंस दे देता है
कि ओके सर मैं रेडी हूं ये काम करने के लिए, तो ऑफरी क्या बन जाता है? एक्सेप्टर। अगर ऑफरी एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा? एक्सेप्टर बन गया, और मना कर देगा तो वो ऑफर ही था। तो जब ऑफर हो गया एक्सेप्टेंस हो गया। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जब हो गया तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। बताओ भाई एग्रीमेंट कैसे बनेगा? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। समझ आ रही है बात कि एक बंदे ने कुछ बोला, और ये बहुत सारे तरीके के ऑफर हो सकते हैं। जैसे मान लो आपने जाना है यहां से हांसी, हांसी जाना है तो बस आई, आप भाग के बस में चढ़ गए, तो किसी ने तुम्हें बोला था कि बस में बैठ जाओ हांसी लेके चलेंगे? नहीं ना, लेकिन वो ऑफर है, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड ऑफर। जब बिना बोले बिना कुछ कहे ऑफर हो जाए, वो रुका तो पर्पज क्या था? ये तो अंडरस्टैंडिंग बात है ना, मतलब कॉमन सेंस है कि बस रुक रही है तो इसका मतलब क्या है कि हांसी जा रही है, चढ़ जाओ भाई। समझे कि नहीं? अब एग्रीमेंट तो सर हमें समझ आ गया कि एक बंदा ऑफर करता है, सामने वाला बंदा क्या कर देता है? एक्सेप्टेंस कर देता है, तो दोनों के बीच में क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। और अगर ये टिल्लू या मान लो मैं ये कहता हूं कि भाई मैं तो ये फोन अब नहीं बेचूंगा, पहले मैंने इसको बोला फोन खरीद लो, इसने क्या बोला? ठीक है सर मैं खरीद लूंगा, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। और अब मैं बेचने से मना कर दूं तो ये तो लीगल बात होगी, अब तो मेरे को देना पड़ेगा, नहीं दूंगा तो ये कोर्ट में केस कर सकता है क्या? हाँ सर, तो उसको बोलते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर कोई बंदा मना करे और कोर्ट में जाके आप उसका पूरा करवा सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? ये चीज एनफोर्सेबल बाय लॉ है। समझे कि नहीं समझे? लेकिन सारे के सारे एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे ऐसा जरूरी नहीं होता। अच्छा, मान लो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है इट कैन बी ओरल और इट कैन बी रिटन, दोनों की बराबर वैल्यू होती है भाई। ओरल बात कर लो चाहे लिख के बात कर लो। हाँ, अगर बात ओरल की है तो कोर्ट में उसको साबित करना थोड़ा सा मुश्किल है, रिटर्न है तो आसान हो जाएगा, बस इतनी बात होती है, वरना वैल्यू दोनों चीजों की बराबर ही होती है भाई। ठीक है? हाँ, क्या जरूरी है? हाँ, तो मैं तो ये नहीं कह सकता ना कि ओरल नहीं हो सकता, ओरल हो सकता है, अगर आप साबित कर दो तो ठीक है, ओरल भी वैलिड है। मैंने कब बोला कि रिटर्न होना जरूरी है? ऑफर क्या हो सकता है? ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है भाई। ठीक है? अब मान लो ऐसा होता, मैं मान लो पढ़ा रहा हूं, ये बैठे यहां बकवास कर रहा है, तुषार ना मैंने तुम्हारा, हाँ, ऐसे बकवास कर रहा है ये। ठीक है? तो मैंने इसको डांट दिया, खूब सारी बेइज्जती कर दी इसकी, अब इसको गुस्सा आ गया, भाई बदला लेऊंगा सर से, सारी लड़कियों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी भाई, है ना, ऐसे कैसे चलेगा? तो ये किसी गुंडे के पास गया और वहां जाके उसको बोलता है ले भाई 5,000 पकड़, और एक बंदा निकलेगा बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, है ना, उसके हाथ पैर तोड़ देना। तो इसने ऑफर किया कि नहीं किया? उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, हाँ बोला हाँ यही काम है हमारा, यही करते हैं, एक्सेप्ट भी हो गया। तो एग्रीमेंट हो गया कि नहीं हो गया दोनों के बीच में? जब वो आया तो मेरा ही चेला निकला, मैंने सिखाया था हाथ पैर तोड़ना उसको, है ना, ये पढ़ाने का काम तो मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो अब वो मेरा चेला है, पैर के हाथ लगा के चला गया, पैर छू के भाई। अब ये गया, भाई तूने मेरे से पैसे लिए थे, मेरा काम भी नहीं किया, बोले तेरे पैसे नहीं मिलेंगे, तेरा काम भी नहीं होगा, जो तेरे से बनता वो कर ले। अब ये चला गया कोर्ट में, जी मैंने 5,000 दिए थे हाथ पैर तोड़ने के लिए, तोड़ नहीं रहा, बोलो इसको काम पूरा करे, तो कोर्ट क्या बोलेगा? इसी को ठोकेंगे पहले तो, तू चल पहले तो अंदर, बकवास कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है। तो एग्रीमेंट तो था, लेकिन उसको क्या नहीं कर सकते? कोर्ट से एनफोर्स नहीं करवा सकते थे, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। पहले एग्रीमेंट बनेगा, फिर ये चेक करेंगे क्या इस एग्रीमेंट को कोर्ट से एनफोर्स करवाया जा सकता है,
या नहीं करवाया जा सकता। करवा सकते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं करवा सकते तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये जो लिखा था ना यहाँ पे, ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ, यानी वो वाले एग्रीमेंट क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिन्हें कोर्ट से क्या कर सकते हैं, लागू करवा सकते हैं। समझ गए? तो अगर मैं लिख दूं कॉन्ट्रैक्ट तो दो बातें आ जाएंगी। पहला, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। लॉ से हम क्या कर सकते हैं, उसको लागू करवा सकते हैं। समझ गए? अब अगर मैं आपको बोलूं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। समझ आया क्या? सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो हैं, क्योंकि पहले एग्रीमेंट बना होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, पर सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे ये तो जरूरी नहीं है भाई। समझे कि नहीं समझे? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बालकों बताओ जरा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ भाई, किसी बालक को कोई परेशानी, कोई बात ना समझ में आई हो? वैसे तो मैं बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, समझ आ ही रहा होगा। क्लियर है बात? ठीक है। चलो, तो जो जो मुझे लगेगा सही बात है इसमें से बता देता हूँ, फालतू की बातें ऐसे लिखी होंगी। पहली बात तो समझ में आ गई, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ। फिर कहता है मेड बिटवीन टू और मोर पर्सन, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कम से कम दो बंदे होने चाहिए, एक बंदा खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट बना ले ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये फोन, मेरा जो फोन है मैं खुद को ही बेचूंगा 2 लाख में, फिर मैंने खुद को बेचा नहीं, फिर मैंने खुद पे ही केस कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है भाई। है ना? कम से कम कितने बंदे चाहिए? दो, मिनिमम 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? तो बस इस पहले वाले पैराग्राफ में एक ही लाइन अंडरलाइन कर लेना, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मन करे तो पढ़ लेना। हाँ जी, हो गया। इसके बाद यहां से एक लाइन करना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 केम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। भारत में कब से लागू हुआ था? 1 सितंबर 1872 को। डन? कर लोगे इस बात को? फिर क्या लिखा है देखो, बहुत ही सुंदर सी बात, द एक्ट इज बाय नो मीन्स एग्जॉस्टिव ऑन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नितिन बताओ क्या मतलब है इस बात का? द एक्ट इज बाय नो मीन्स एग्जॉस्टिव ऑन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन बालक बता सकता है इसका मतलब क्या लिखा है, इस लाइन का क्या मतलब निकलेगा?
हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे कोशिश कर सकते हैं जवाब देने की। सरिता, अजय, संदीप, चेष्टा, गगन, रितु, हिमांशी, कनिका, श्रेया। अच्छा, चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा है श्रेया, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे बता दो, मैं व्हाट्सएप पे देख लूंगा। व्हाट्सएप पे बता दो। पता है क्या, सुनो, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपने एक चैप्टर पढ़ा था प्लस टू में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो क्या अगर पार्टनर्स मिलके काम कर रहे हैं तो क्या उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ, देखो, ये कह रहा है जैसे पार्टनरशिप एक्ट है, एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये किसका होता है? चेक, चेक होते हैं ना जो हमारे, उसके लिए कानून बना हुआ है। जो इंश्योरेंस वगैरह, मान लो मैंने इंश्योरेंस कराया तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कह रहे हैं एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कंप्लीट, बिल्कुल पूरा। ये कह रहा है कि ये जो एक्ट है, द एक्ट की कौन से की बात हो रही है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। बाय नो मीन्स किसी भी तरीके से एग्जॉस्टिव ऑन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इस दुनिया में जितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे इसमें कवर नहीं है। ये तो एक जनरल एक्ट बना दिया हमने कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसी से तो क्या क्या बातें जनरली होती हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो हमने पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और एक हम पढ़ रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, अब दोनों में ही बात तो कॉन्ट्रैक्ट की हो रही है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो किसी चीज के बारे में कुछ लिखा है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में उसके उल्टा लिखा है कुछ, यानी दोनों सेक्शन में लड़ाई हो रही है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपको? भी इसमें तो मान लो ऐसा लिख दिया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। पार्टनरशिप में मान लो लिख दिया, लिखा तो नहीं हुआ, मान लो लिख दें कि पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है, रिटर्न में होना चाहिए, मान लो ऐसा लिख देते हैं, तो जीतेगा कौन? तो पार्टनरशिप एक्ट जीतेगा। दो तरह के कानून होते हैं, एक होते हैं जनरल एक्ट, एक होते हैं स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट का मतलब क्या? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो कभी ऐसा हो कि दोनों एक्ट में लड़ाई हो जाए तो हमेशा स्पेशल एक्ट की बात को ही माना जाता है। तो ये कह रहा है कि भाई लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो है, वो तो पार्टनरशिप भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, चीजें बेचना भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें तो दो चार नाम लिखे हैं, जैसे मैं मान लो फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या बोला कि कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल और रिटर्न। जैसे आप मेरे पास पढ़ने आए, क्या हमने को रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट किया है? कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है ना, बात तो हमारी हुई है, बेशक ओरल बात हुई हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं आपको कोई जमीन बेचना चाहता हूं, मेरे पास 100 किले जमीन पड़ी है, मैं आपको बेच रहा हूं, आप खरीद रहे हो, तो मैंने बोला ला भाई ये 10 करोड़ देते, जमीन तेरी, जा, हो गया, इतने में चलेगा? तो रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, पक्के कागज बनेंगे, सारा कुछ होएगा। तो उस एक्ट में क्या लिखा है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कि जब हम कोई प्रॉपर्टी बेचेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिटर्न मेल होना जरूरी है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट ही ना। तो आप अगर जाके ऐसे लड़ाई करने लग जाओ कि हमने तो फाउंडेशन में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, हम तो जमीन बेचेंगे, हम तो ओरल बेचेंगे, रिटर्न में नहीं करेंगे ना। अब दो कानून आ गए ना, एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ गया, एक कौन सा आ गया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जनरल। ट्रांसफर प्रॉपर्टी क्या है? स्पेशल। दोनों की होगी लड़ाई, कौन जीतेगा? स्पेशल वाला। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है बताओ? द एक्ट इज बाय नो मीन्स एग्जॉस्टिव ऑन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या हुआ कि सारे तरीके के कॉन्ट्रैक्ट इसमें इंक्लूड नहीं है, ये तो जनरल बातें बता रहा है बस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। यानी और भी कानून हो सकते हैं किस चीज के बारे में?
अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। समझ गए? यानी इसके अंदर भारत में होने वाले सभी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को इंक्लूड नहीं किया गया। बहुत सारे कानून अलग अलग बने हुए हैं। अब इस लाइन का मतलब समझ आया? द एक्ट इज बाय नो मीन्स एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब कंप्लीट, पूर्ण, ऑन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि सारे तरीके के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इसमें रूल लिखे हैं ना। अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग कानून बने हुए हैं बहुत सारे। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ समझ आया कि नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं? चलो जी, इसके बाद आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट में। यहां से पहली लाइन को अंडरलाइन करना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट इन सेक्शन 2H। ये सेक्शन याद करना है, ये तो पहले बता ही दिया था। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसका सेक्शन कौन सा है? 2H। आप किसी भी कानून को पढ़ोगे ना, जनरली उसमें क्या होता है, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो सेक्शन 2 जनरली डेफिनेशन का होता है हर एक एक्ट में, किसी में ना भी हो, बट जनरली क्या होता है, सेक्शन 2 में हमेशा क्या मिलती है आपको? डेफिनेशंस मिलेंगी सारी की सारी। मतलब जब कानून बनाया जाता है तो सेक्शन 1 में तो उसके बारे में बताएंगे किस चीज का कानून है। अब सेक्शन 2 में क्या करेंगे, जिस जिस चीज का हमने नाम लिया होगा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उस एक्ट में, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, वो सेक्शन 2 में पहले से डिफाइन की होती है हर कानून के अंदर। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्या? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब हमें यही नहीं पता कॉन्ट्रैक्ट है क्या, तो पूरा कानून स्टार्ट होने से पहले सेक्शन 2 में क्या लिख दिया गया, ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है। तो सेक्शन 2 किस चीज का होता है? जनरली डेफिनेशंस का होता है। कोई भी कानून होगा सेक्शन 2 में क्या मिलेंगे आपको? डेफिनेशन मिलेंगी उस एक्ट की, कि इसमें ये बातें हैं। और कुछ पढ़ना नहीं है, जो जो मैं बताऊंगा बस अंडरलाइन कर लिया, हो गया तुम्हारा काम। कुछ लिखवाऊंगा, कुछ अंडरलाइन। अब इतनी बातें जो मैंने तुम्हें अंडरलाइन करा दी, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की कोशिश भी मत करना भाई, जरूरत ही नहीं है हमारे को। ठीक है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन बता रहा हूं। अब भाई बात आती है किसकी? वैसे बता रहा हूं, अंडरलाइन मत करना। एन एग्रीमेंट गिव्स बर्थ टू ए कॉन्ट्रैक्ट, क्या मतलब हुआ? एग्रीमेंट जन्म देता है किसको? मतलब क्या हुआ भाई? पहले एग्रीमेंट बनेगा फिर ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अब मैंने आपको क्या बताया था, ऑफर हुआ प्लस क्या हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, तो क्या बन गया? वैसे तो बनता है जी प्रोमिस। प्रोमिस में क्या होता है, एक ऑफर एक एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट में क्या हो सकता है, सेट ऑफ प्रोमिस भी हो सकता है। यानी एक एग्रीमेंट में 3-4 प्रोमिस भी हो सकते हैं, कहने का मतलब यह है। वैसे तो एग्रीमेंट और प्रोमिस का मतलब सेम ही है, बट कभी कभी एग्रीमेंट में क्या हो सकता है, 2-3 प्रोमिस भी हो सकते हैं। तो अगर कभी आपको ऑप्शन मिले ऑफर प्लस एग्रीमेंट इक्वल टू प्रोमिस, तो टिक कर लेना, ये भी सही होता है भाई। और दोनों ही आ गए, प्रोमिस भी आ गया एग्रीमेंट भी आ गया, तो प्रोमिस पे टिक करना है। फर्स्ट प्रेफरेंस प्रोमिस को देनी है। ऑफर प्लस एग्रीमेंट, सॉरी एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रोमिस लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो एग्रीमेंट तो लिखेंगे लिखेंगे हम लोग। अब क्या मतलब हुआ प्रोमिस का, देखो सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। प्रपोजल का मतलब क्या है, ऑफर। प्रपोजल बोलो या ऑफर बोलो, मतलब क्या है, सेम। क्या लिखा है बताओ, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, कौन है ये बताना, ऑफरी। व्हेन द पर्सन टू हुम, जिसे प्रपोजल इज मेड, जिसे प्रपोजल दिया गया था,
सिग्निफाइज मतलब प्रकट करना, बताना, हिज सहमति, एसेंट मतलब सहमति, देयर टू उस बात पर। यानी मैंने इससे पूछा था कि मेरा फोन खरीदेगा 50,000 रुपए में, तो व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, मैंने इसको प्रपोजल किया, इसने क्या कर दिया, अपनी सहमति दे दी कि हाँ सर मैं खरीदूंगा। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। हम क्या बोलते हैं, प्रपोजल क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो क्या बन जाता है भाई, प्रोमिस बोल दो, एग्रीमेंट बोल दो, यहां प्रोमिस लिखा हुआ है। समझ आया? जिस पर्सन को हमने ऑफर किया था, अगर वो पर्सन उसके लिए अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है तो वो क्या बन जाता है, प्रोमिस बन जाता है। समझ आया कि नहीं आया भाई? 12 बजे किसकी क्लास है तुम्हारी? अच्छा, सुबह क्लास अभिषेक सर की हो गई थी ना पहले? हाँ ठीक है। तो भाई यहां से बस ये 2 लाइनें अंडरलाइन कर लो और पढ़ के समझ भी लो। 2 लाइनें पढ़ो और ये भी कर लेना, 2E क्या कहता है, प्रोमिस, और सेट ऑफ प्रोमिस क्या बोलेंगे उसको, एग्रीमेंट। किसने बोला? हाँ जी, नोट कर लिया? समझ आ रहा है कुछ क्या? अच्छा, यहां पे ना एक चीज और लिखी है, देखो। जब हम एग्रीमेंट पढ़ रहे थे ना, एज पर सेक्शन 2E इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस इज एन एग्रीमेंट। बीच में क्या लिखा है, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कंसिडरेशन का मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न। नोट कर लेना, पेपर में पूछेगा, सीधा लिखा होगा, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ प्राप्त होना। जैसे हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ पढ़ाने का, तो आपने मेरे को क्या कंसिडरेशन दिया, फीस दी, पैसे दिए। और आप लोगों के लिए कंसिडरेशन क्या है, जो मैं ये पढ़ा रहा हूं, जो मैं सर्विस आपको दे रहा हूं, ये आपके लिए कंसिडरेशन है। मैंने इसको बोला फोन खरीद ले 50,000 में, तो इसके लिए कंसिडरेशन क्या है, मैं इसको फोन दूंगा। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, ये मुझे पैसे देगा। तो जब तक कंसिडरेशन नहीं होगा, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना, इस बात को नोट कर लो भाई। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। जैसे मैंने इसको बोला कि भाई ये फोन मैं तेरे को दे दूंगा, फिर मैंने मना कर दिया, अब ये कोर्ट में चला गया। जज साहब मेरे को बोला था फोन दे देंगे सर, दे नहीं रहे। तो जज बोलेगा भाई तू बदले में क्या दे रहा है, बोले मैं तो कुछ नहीं दे रहा, फिर किस बात का फोन भाई? समझ गए? तो जब तक दोनों की तरफ से कोई चीज मूव नहीं करेगी, तब तक क्या नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। हाँ, कंसिडरेशन होना जरूरी है, एडुकेट हो ये जरूरी नहीं है, कम ज्यादा। मान लो ये फोन की वैल्यू तुम्हें क्या लगती है, कितने रुपए का फोन होगा? हाँ, ये आज मान लो मैं बेचना चाहूं इसको, तो क्या लगता है तुम्हें कितने में बिक जाएगा? अभी लिया 3 महीने हुए हैं, है ना। ये कह रहा है कि सर 10,000 रुपए में बेच दो। मैं कहता हूं कि मैं मेरा फोन 500 रुपए में बेचना चाहता हूं, तो क्या क्या कोई मुझे मना कर सकता कि भाई 500 में क्यों बेच रहा है? क्यों? मेरा फोन, मैं बेचने वाला, मेरी मर्जी, मैं कितने में भी बेचूं भाई। अगर मैं 500 रुपए में बेचूंगा तो क्या मेरे को कानून रोक लगा देगा, ना भाई नहीं बेच सकता 500 में?
और मैं कहता हूं कि मैं ये फोन 2 लाख रुपए का बेचना चाहता हूं, ये कहता है जी मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, तो कानून ये कह देगा तू क्यों ले रहा भाई 2 लाख में, मार्केट में तो 1.5 लाख का आता नया। नहीं बोलेंगे ना। तो मैं ये कह रहा हूं कंसिडरेशन कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बट होना चाहिए, कितना भी हो। मैं मेरा फोन 1 रुपए में बेचना चाहता हूं, बेच दो चलेगा, होना चाहिए लेकिन भाई। समझ पा रहे हो क्या कह रहे हो? अभी बेच दूं? अच्छा, तो ये समझ आया क्या कंसिडरेशन का मतलब क्या है भाई? कंसिडरेशन का मतलब क्या? बदले में कुछ होना चाहिए, वरना तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता भाई। तो एग्रीमेंट में क्या क्या बातें आई समझ में? सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्लूरल पर्सन होने चाहिए, बहुवचन, यानी कि कम से कम 2 बंदे। एक बंदा क्या नहीं कर सकता? खुद से ही एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। देयर मस्ट बी 2 or more पर्सन टू मेक एन एग्रीमेंट, बिकॉज वन पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद हिमसेल्फ। समझ में आ गई बात? दूसरा, कंसेंसस एड आइटम, इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस। चाहो तो लिख लेना, मीटिंग ऑफ माइंड ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस। सुनिए, लिख नहीं रहे हो बेटा? थक गए हो? फिर से बोल तो दिया। मीटिंग ऑफ माइंड ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस। मीटिंग ऑफ माइंड ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस, इसका मतलब क्या हुआ? जो मैंने ऑफर किया है, जिस बात का ऑफर किया है, उसी बात की ही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। यानी दोनों बंदे सेम बात पे एग्री हो, सीधी सी बात है। एग्रीमेंट कब बनेगा? जब दोनों बंदे सेम काम के लिए एग्री होंगे। मैं ऑफर तो किसी चीज का कर रहा हूं, आप एक्सेप्टेंस किसी बात की दे रहे हो। मैं कह रहा हूं फोन खरीदोगे 50,000 में, सर गाड़ी दे दो 20 लाख में, ये क्या मतलब है भाई? समझ पा रहे हो? तो मीटिंग ऑफ माइंड सेम थिंग का मतलब क्या? जो मैंने बोला उसी बात का ही क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता भाई। फिर आ जाओ सीधे सीधे यहां पे, एग्रीमेंट्स विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट्स विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे, एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू सोशल मैटर। कल सुबह आ जाना 4 बजे, वॉक पे चलेंगे। तुम आ गए, मैं उठा ही नहीं, कोर्ट में किस कर दोगे? मुझे उठा दिया सुबह से 4 बजे, खुद उठा ही नहीं भाई। ये सोशल मैटर है, ठीक है? इस संडे को ना फिल्म देखने चलेंगे, फिर तुम आ गए, मैं बोला मेरे को तो काम हो गया यार, मैं तो नहीं जा सकता। कोर्ट में किस कर दोगे? हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था, ये बंदा नाट गया, ऐसे थोड़ी भाई। हाँ, चलेगा?
ना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ये कोई ये थोड़ी है कि कोर्ट में केस कर देंगे। मैंने मना कर दिया तो कर दिया भाई, काम हो गया, कुछ सोशल सोशल एग्रीमेंट है ये तो। हेलो। हाँ हाँ ठीक है। ओके। तो ये कह रहा है एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन टू गो टूगेदर टू सिनेमा फॉर ए वॉक, इससे कोई लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ड्यूटी आपकी नहीं बनती भाई कि आपको ये पूरा करना ही करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप में से कुछ बच्चे भिवानी से, कोई सिरसा से, कोई फतेहाबाद से, कोई कहीं कहीं से बच्चे आगे पीजी में रहने लग गए। तो दो बच्चे आपस में बात करते हैं शाम को ना टाउन पार्क चलेंगे घूमने, तो ठीक है चल पड़ेंगे। तो एक बच्चे ने शाम को मना कर दिया कि भाई मैं तो यार सर ने काम देखा, काम करना है, मैं तो नहीं जा रहा। तो कोर्ट में केस कर देंगे क्या? पहले तो बात कर ली थी टाउन पार्क जाएंगे, अब जा नहीं रहा ना। ये कैसे एग्रीमेंट है? ये सोशल मैटर है, इनके लिए कोई कोर्ट केस नहीं होता है। निपटारा क्या होना है कि जमीन बट रही है, आपस में निपटारा हो जाएगा। बताओ क्या निपटारा करोगे? और डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। जैसे मैं आज सुबह सुबह मेरी वाइफ को कह रहा था कि इस वाले संडे को ना मूवी देखने चलेंगे, बहुत दिन हो गए मूवी देखने नहीं गए। तो हो सकता है संडे को मेरे को कुछ काम आ जाए भाई, मूवी का प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, तो क्या मेरे को जेल में डाल देंगे? भाई पहले तो कहा था मूवी दिखा के लाएंगे, मना कर दिया नहीं। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में ऐसे कोई बातें हैं तो उसको भी हम क्या नहीं मानते, कोर्ट में एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं। समझ गए? ये डोमेस्टिक मैटर होते हैं। तो ऐसे घर में तो पता नहीं कितनी बातें होती हैं भाई। जैसे बहुत दिन से मेरी वाइफ कह रही कि घूमने चलना है, घूमने चलना है, तो मैंने बोला हाँ जून एंड में चलेंगे। और मैं पक्का पक्का नहीं जाऊंगा, मेरे को पता है, क्योंकि जुलाई में तुम्हारा पेपर है स्टार्टिंग लेवल में, मैं तो 5 दिन की छुट्टी कैसे कर दूंगा, मतलब ही नहीं है, है ना। नहीं नहीं, तो मतलब ऐसा थोड़ी कि कोर्ट केस हो जाएगा। ठीक है। तो डोमेस्टिक जो अरेंजमेंट होंगे हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो भी क्या नहीं होते, वो डोमेस्टिक मैटर है, वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे भाई। समझ गए? बस यहां तक पूरा हो गया। जितना जितना बताया है बस इतना सा काम कर लेना। कितने पेज हो गए? 2 हो गए क्या? हाँ। कल ये करवाऊंगा फिर मैं आपको एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर।